नमस्कार, मैं हूं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं educationbeats.com। आज हमारे साथ साहित्य पर चर्चा के लिए मौजूद है श्रुति जी। श्रुति जी एक कवित्री हैं और जबलपुर की रहने वाली हैं। श्रुति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। श्रुति जी, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। श्रुति, जैसा कि आपने बताया, श्रुति जयनतीश है, मैं जबलपुर से हूँ। और मेरी एजुकेशनल की बात की जाए तो मैंने बीएससी मैथ्स से किया हुआ है, आईटीआई है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर है, एमए पोस्ट ग्रेजुएशन एमए लिटरेचर से है, और अभी भी रनिंग में पढ़ने की पीएचडी के लिए। तो श्रुति जी, प्रोफेशनल की बात जी श्रुति जी, आप अब कविताएं लिखती हैं तो आप किस तरह की कविताएं लिखती हैं, और एक छोटी सी कविता आप हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। वैसे तो मैं हर विषय पे थोड़ा थोड़ा लिखते रहती हूँ, लेकिन बेसिकली मैं प्रेम, मोहब्बत, श्रृंगार और ओज पे लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि कवित्रियां अधिकतर वो प्रेम को जीती है, तो प्रेम को लिखना अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। तो आप एक छोटी सी कविता हमारे मंच के माध्यम से हमारे दर्शकों को सुनाएं। 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ प्रेम के ऊपर, प्यार मोहब्बत के ऊपर। जी, गजलों में एक चीज होती है बहर। बहर में पंक्तियां लिखी जाती है, बहर चलती है, तो मैंने कुछ शब्द यूज किया है, उसको आप समझिएगा। पंक्तियां शब्द धुन सुन रहे हैं तुम्हारे लिए, शब्द धुन सुन रहे हैं तुम्हारे लिए, हम गजल बुन रहे हैं तुम्हारे लिए, गजलों में तुम मुझे गा सको इसलिए, गजलों में तुम मुझे गा सको इसलिए, हम बहर चुन रहे हैं तुम्हारे लिए, हम बहर चुन रहे हैं तुम्हारे लिए। बिल्कुल, बहुत खूब। तो 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शिद्दत उल्फत तड़प तड़प का, शिद्दत उल्फत तलब तड़प का, शिद्दत उल्फत तलब तड़प का हमने गहरा प्यार लिखा, शिद्दत उल्फत तलब तड़प का हमने गहरा साल पढ़ा, आंखों की नीली झीलों में हसरत का संसार पड़ा, और अश्कों में जब पागल बदली रात डुबोने बैठी थी, अश्कों में जब पागल बदली रात डुबोने बैठी थी, तब हमने छिपकर कतरा कतरा बहुत खूब, बहुत खूब। तो श्रुति जी, जैसे कि आपने कविताएं सुनाई, बहुत ही अच्छी आपकी कविताएं हैं। आपने कविता लिखना कब से शुरू किया और आपका रुझान कविता की तरफ कैसे आया, इसके पीछे क्या कहानी है? एक्चुअली देखा जाए तो मेरा कोई रोल मॉडल नहीं था कविता में। मेरी, यदि मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरी फैमिली में भी कोई भी ऐसा नहीं था जो इस फील्ड में हो, मतलब जिसका कविता के लिए कोई हो या फिर उनका कोई इंटेंशन हो या फिर किसी को रुचि हो, ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने पहली बार कुमार विश्वास सर का वीडियो सुना, तब मैं कुछ कॉलेज टाइम में थी, तब पता नहीं वो मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना, किसी को एक बार सुन लो या कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको एकदम प्रेरणा दे जाती है। बस कहीं ना कहीं कि उनको मैंने देखा, उनको मैंने सुना, और जब मैंने बुक्स में उनको पढ़ा, उससे पहले जब स्कूल में पढ़ा करती थी तो रामधारी से दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, इन सब चीजों, इन लोगों की जब मैं रचनाएं पढ़ती थी और देखती थी, तब मुझे लगता था कि हाँ, ये कितना अच्छा लिखती है। मतलब मैं खुद को उनकी तरफ अट्रैक्ट होती थी, मैं उन चीजों के प्रति। लेकिन तब मुझे ये ज्ञान नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा। बस ऐसा था कि ये पढ़ना है, याद करना है, और स्कूल टाइम में ये एग्जाम में आएगा तो लिख के अलग करना है टेस्ट से। लेकिन जब मैं कॉलेज टाइम में आई, कॉलेज के 1-2 साल जब मेरे निकल गए, उसके बाद देखा कि मैं धीरे 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 खुद को जितना ज्यादा इनको पढ़ने के लिए आगे बढ़ती रही,
उतना ही मैं मशरूफ होते गए। तो बस वही हुआ कि ये कविता कब मेरे साथ मेरी लाइफ का अंग बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। बिल्कुल। तो श्रुति जी, आपको सबसे अच्छा कवि कौन सा लगता है, जिसको आपको उसकी रचनाएं, ऐसा कौन सा कवि है जिसकी रचनाएं आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं? यदि मैं बात करूं अभी की प्रेजेंट टाइम की, जो अभी मंचों पे है या फिर जिनका नाम है जो पढ़ रहे, तो मुझे लगता है कि मैं किसी एक के बारे में नहीं बोल सकती कि ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और यदि मैं न्यू कमर्स की बात करूं, हमारी न्यू जनरेशन की बात करूं, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जो इतना अच्छा लिख रहे हैं कि उनके बारे में मैं ये कह नहीं सकती कि ये अच्छा नहीं है, मतलब कंपैरिजन का कोई वो नहीं। लेकिन हाँ, यदि मैं पुरानी बात करूं, जिनको मैंने बुक्स में पढ़ा है, जिनके बारे में जाना है, तो मैं उनमें सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी से दिनकर, महादेवी वर्मा, और गजलों के लिए स्पेशल दुष्यंत कुमार जी, और हमारे कवि खुद के बड़े ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं गोपाल दास नीरज, बलबीर सिंह जी रंग। इनको पढ़ना मुझे अपने आप में बहुत सुखद लगता था, इनकी जो अनुभूति मुझे देती थी वो बहुत अच्छी होती थी। तो यदि मैं बात करूँ तो मुझे ये बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने कुमार विश्वास के बारे में कहा, तो उनकी तो कविताएं हर यदि व्यक्ति के जुबान पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। यदि यूथ में बात करूँ तो कुछ है, जैसे कि मेरे बहुत प्रिय गीतकार कुमार सर तो है ही, उनके बारे में तो मुझे लगता है कि इतना बोलने की जरूरत है ही, क्योंकि वो तो जैसा कि आपने कहा कि हर दिल में बसते हैं। तो कुमार सर तो है ही, कुमार विश्वास। उसके अलावा मैं कहूँ तो मुझे गीतकार के रूप में चिराग भैया, चिराग जैन जी हैं, वो भी बहुत, उनके गीत, अंकिता सिंह दीदी, ये लोग काफी अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो श्रुति जी, जो इस मामले में नए हैं, जो कविताएं लिखने की कोशिश करते हैं, जो तुकबंदी मिलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आप क्या जो है मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से अपनी कविताओं को और अच्छे तरीके से निखार सकते हैं और अच्छे तरीके से उसे बेहतर कर सकते हैं? पहली बात, कविता अचानक से नहीं आती। हर किसी को कविता विरासत में नहीं मिली होती। कई लोगों को होता है कि कविता जो होती है उनकी फैमिली का कोई रहता है, तो वो उनको बचपन से देख रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी वो जन्मजात गुण, जिसको हम कह सकते हैं, वो होता है। लेकिन यदि हम कहें तो कविता जो होती है वो एक सूक्ष्म संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जो हम महसूस करते हैं, जो हम जीते हैं, या जो हमारे साथ घटित होता है। जब वो चीजें एक भाव के रूप में अंदर आती है और परिणित होती है, शब्दों के द्वारा बदल जाती है, तब हम कहीं कह सकते हैं कि कविता जन्म ले रही है, कविता का उदय हो रहा है। और फिर बात रही तुकबंदी करने की या करने की, तो यदि मैं एक बार में बोलूं तो ये नहीं आता है, इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। आप सोचे कि मैं एक दिन में बैठूं, एक बार में कोई पंक्ति लिख रही हूँ और वो पंक्ति सही हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो कितनी दफा ऐसा होता है कि हम जो लाइनें लिख लेते हैं वो कहो 4-4 दिन में भी एक गीत पूरा नहीं हो पाता है, 4 अशार पूरे नहीं हो पाते हैं। उसके बाद भी, लेकिन यदि हम उसमें भी लिखने के बाद भी जब हम उसको वापस से वेरीफाई करते हैं, पूरा होने के बाद, प्रॉपर होने के बाद, मात्राएं तो सब कुछ सही होने के बाद, उसके बाद भी जब हम उसको दोबारा पढ़ने बैठते हैं, तो कभी भी लगता है कि शायद अभी भी कुछ कमी है, अभी भी कुछ कमी है, इसमें थोड़ा और निखार होना चाहिए था। तो उसके लिए बेहतर है, यदि मैं सब लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि यदि आप कविता लिखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बुक्स को पढ़िए, क्योंकि आप जितना ज्यादा पुस्तकें पढ़ेंगे, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि उतनी ही ज्यादा खुलेगी। कविताओं को, चीजों को जितना ज्यादा महसूस करेंगे, उनको सिर्फ पढ़िए मत कि आपने सिर्फ अक्षर है, लाइन है, उनको लिया पढ़ लिया, पढ़िए मत, उनको महसूस करने की कोशिश कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको लगेगा कि हाँ, कविता ये होती है, पंक्ति ऐसे लिखी जाती है। कुछ चीजें खुद ब खुद आती है, कुछ जो हम डेली अभ्यास करते हैं वो समय के साथ धीरे धीरे सीखते हुए हमारे अंदर आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि जो रोज डेली की प्रैक्टिस की जरूरत है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है।
तो आज के जो युवा रचनाकार हैं वो तुकबंदी तो अच्छी मिलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो यथार्थ से दूर होते जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? हाँ, मैं बोलना चाह रही थी कि यथार्थ जो है वही होता कि आपने तुकबंदी कर ली, लय मिला ली, और माँ सरस्वती आपके कंठ में विराजमान है तो आपका भगवान कह रहे गला भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो यथार्थ की बात होती है वो यही होती है कि ये जो मैंने जैसे कि पहले कहा कि ये एक दिन के अभ्यास से या एक दिन की मेहनत का परिणाम कतई नहीं होता है। जितना ज्यादा हम पुस्तकों को पढ़ते हैं, जितना ज्यादा शब्दों की गहराई में उतरते हैं, उतना ज्यादा हम चीजों को महसूस करते हैं। और जब तक आप किसी चीज को महसूस नहीं करेंगे, जज्बात एहसास आपके दिल में नहीं आएंगे, कोई चीज आपके हृदय को दस्तक नहीं देगी, तब तक आप वो नहीं लिख पाएंगे जो आप लिखना चाहते थे, या जो आप लिख रहे हैं उसका जिस तरीके से होना चाहिए था वो अर्थ नहीं निकल पाता है। इसलिए उसके लिए बेहतर है कि आप ज्यादा से ज्यादा मत पढ़े, दिन में भले ही 4 पेज पढ़े, लेकिन पढ़िए जरूर। बिल्कुल क्योंकि पुस्तकें ही एक ऐसी दोस्त होती है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। तो श्रुति जी, जैसा कि कहते हैं कि किसी भी देश की भाषा उस देश की पहचान होती है, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो हिंदी को पूरे देश की भाषा बनाने का विरोध होता आया है। इसके पीछे आप क्या वजह देखती हैं? मैम, मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ बीच में कुछ उसमें देखा गया था कि कई लोग जैसे होते हैं कि हिंदी बोलने में ज्यादा अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। उनको लगता है कि हिंदी बोलने से उनकी रेपुटेशन कम हो जाएगी, उनको इंसल्ट फील होगा। तो मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि हिंदी हमारी सिर्फ मातृभाषा नहीं है। मैं सबको कहना ये चाहूंगी कि हिंदी सिर्फ हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, बल्कि हमारी माँ भी है। हम बचपन के साथ इसके साथ पले बड़े हुए हैं। और हिंदी, मुझे लगता है हिंदी कहना इंग्लिश से ज्यादा इजी होता है। बिल्कुल हमारी, क्योंकि हिंदी हमें अपनापन देती है, हिंदी हमें गर्व महसूस कराती है। यदि हम किसी से, इंग्लिश में क्या होता है, हम यदि आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे, यदि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको भी यूं कह रही हूँ। मैं, मुझसे छोटा कोई व्यक्ति है, बच्चा है, तो मैं उसको भी यूं कह रही हूँ, और मुझसे 20 साल बड़ा भी कोई व्यक्ति है तो मैं उसको भी यूं कह रही हूँ। इसमें ना कोई अपनापन है, ना कुछ। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने किसी को चांटा दे मारा हो। बिल्कुल बल्कि वही हिंदी में आप देखिए कि कितना अपनापन होता है। आपसे बड़े होते तो हम उनको आप बोलते हैं, जी लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये कुछ नहीं होता। और एक सीधा एक कहा भी है कि इंग्लिश जो होती है वो ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेब्रा, मतलब जानवर बना के छोड़ देती है। जबकि हिंदी के साथ क्या होता है, हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी बना के छोड़ती है। मतलब ये फर्क होता है इंग्लिश और हिंदी में। बिल्कुल। तो श्रुति जी, जैसा कि आपने भी सुना होगा कि तालिबान में हाल ही में एक नई नीति जारी की गई है, एक नया फतवा जारी किया गया है कि को एजुकेशन या केवल एजुकेशन सभी बुराइयों की जड़ है। ये कैसी नीति है, ये किस तरीके का फतवा है, आप इसे किस तरीके से देखती हैं? एजुकेशन सारी बुराइयों की जड़ कैसे हो सकती है, इस पर आप क्या कहेंगी? मैम, तालिबान की बात करें तो तालिबान का एक ऐसा कि तालिबान एक तरफ तो कहता है कि वो लड़कियों को, महिलाओं को फ्रीडम दे रहा है, दूसरी तरफ फ्रीडम देना चाहता है, दे रहा है, आजादी दे रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो उनकी महिलाएं यदि बाहर जाती है और यदि वो बिना बुर्के के निकल जाती है तो वो उनको गोली मार देता है। तो ये गलत है। मतलब मुझे लगता है कि ये गलत है इसका मतलब। और दूसरी तरफ ये भी देखा जाए तो वो महिलाओं के लिए मतलब नौकरी के लिए भी बोलती है कि महिलाओं को नौकरी के लिए अवसर दिए जाएंगे, उनको पढ़ा लिखा के शिक्षित किया जाएगा। उसी के बाद यदि महिलाएं को-एड में पढ़ती हैं, मतलब जहाँ लड़के और लड़कियां दोनों साथ में पढ़ते हैं, को-एड में पढ़ती है, तो वो उनका विरोध करता है। वो कहते हैं कि ये हमारे कौम के विरुद्ध है, ये हमारे मतलब धर्म के विरुद्ध है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो ये चीज कहीं ना कहीं खटकती है, लगती है। मतलब इससे मैं कहना चाहूंगी कि या तो वो दुनिया के सामने सिर्फ अपनी छवि को बताने की या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप लोग सोच रहे हैं, हम बदल चुके हैं। असली में देखा जाए तो हालात उससे भी बेकार है, ऐसा तो है भी नहीं।
तो मुझे लगता है कि उनको ये चीज समझने की बहुत जरूरत है, सोचने की जरूरत है। कोएड वो सिर्फ वो जो है कोएड तो सिर्फ लड़के और लड़कियों की नजरिए से देखते हैं। लड़के नजर की लड़के और लड़के एक साथ पढ़ेंगे तो शायद सही नहीं होगा, या फिर उन्होंने अपने मन में शक का बीज जिसको कहते हैं ना, उसका एक पौधा रोपण करके रखा हुआ है कि इनका पढ़ना सही नहीं है। जब लड़के लड़कियां साथ में पढ़ेंगे तो आप समझ रहे हैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस मेंटेलिटी को बदलने की जरूरत है उनको। बिल्कुल। तो श्रुति जी, आपने बताया कि आप प्रेम पर लिखती हैं, आप श्रृंगार पर लिखती हैं, तो आप प्रेम को कैसे देखती हैं, किस तरह से परिभाषित करती हैं? मैं प्रेम के बारे में यदि मैं कहूँ तो प्रेम शाश्वत है, अजर है, अमर है। मतलब उसका कोई सस्ती मुझे लगता है सस्ती है, जब से सस्ती है आदि से अनंत तक, तब से प्रेम है। क्योंकि हमने पहले भी कितनी मिसालें दी है, चाहे वो वीर राजा हो। इनफैक्ट सबसे पहले मैं बात करूंगी तो श्री कृष्ण और राधा, भगवान श्री कृष्ण और राधा की बात करूंगी तो ये तो पूरी दुनिया को याद है कि उनका प्रेम कितना अलौकिक था, पूरी दुनिया देखती है। और आज भी कभी मिसाल दी जाती है प्रेम की तो सबसे पहले राधा और कृष्ण का ही नाम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और प्रेम अब शाश्वत है, प्रेम किसी ने बनाया नहीं है, प्रेम किसी से बोल के नहीं कराया जा सकता। प्रेम हमारे अंदर का दिल में उठने वाली फीलिंग्स का नाम है, जो स्वयं उत्पन्न होती है जब हम किसी को महसूस करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। और यदि मैं मुझसे कहा जाए कि प्रेम को परिभाषित करिए तो मुझे लगता है प्रेम एक ऐसी चीज है जिसको डेफिनेशन में नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि वो शाश्वत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रुति जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करूंगी कि स्कूल फिर से एक बार खुल चुके हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसे में आप उन बच्चों को क्या मैसेज देंगी? क्योंकि बच्चों की आदत स्कूल जाने की छूट चुकी है और हालांकि कोविड-19 की थर्ड लहर भी बच्चों के लिए बेहद घातक बताई जा रही है, तो ऐसे में आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले तो खुशी है इस बात की कि स्कूल ओपन हो गए, लेकिन अभी भी मैं बच्चों को सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका अप्लाई हमेशा करें, सैनिटाइजर वगैरह का यूज बाकायदा करते रहें। उसके अलावा बच्चों ने क्योंकि ये तो सत्य है कि बच्चों ने जो वो स्कूल में सीखते थे वो ऑनलाइन क्लासेस में या घर पे नहीं सीख पाते हैं, तो उसमें उन लोगों का लॉस तो जरूर हुआ है। लेकिन फिर भी मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि कोशिश करें कि अभी आपने जो खोया उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, जो आपकी सिलेबस में है उसको इतनी शिद्दत के साथ पढ़ें कि आप आगे बहुत अच्छा कर सके। क्योंकि आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली आ रही है मैम, सिर्फ मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी की यदि मैं बात करूँ तो प्रत्येक विद्यार्थी की शिक्षा प्रणाली में आ गया है कि उनको एक छोटे से एक मेंटेलिटी होती है, या घर से भी कभी कभी ये बात कही जाती है, या बच्चे खुद भी सेल्फली भी ये डिसीजन ले लेते हैं कि मैं बड़ा होऊंगा तो नौकरी करूंगा। जबकि उनको ये सिखाना चाहिए कि नौकरी के साथ साथ आपको अपने कर्तव्य का पालन भी करना है। उनको उनके कर्तव्य भी सिखाना चाहिए। मतलब उनको, लेकिन होता ये है कि उनको कर्तव्य नहीं सिखाया जा रहा है। ये तो बता दिया कि आप ऐसा पढ़ो कि आपको कहीं नौकरी मिल जाए, आप कहीं अच्छी जगह सेट हो जाए, लेकिन कर्तव्य का निर्वहन करना उनको नहीं सिखाया जा रहा, जो कि जरूरी है। तो मैं बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को ये कहना चाह रही हूँ कि आप बहुत पढ़ें, बहुत लिखें, बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे बढ़े जीवन में, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आपके सपने हैं उनको अचीव करें, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करना भी बेहतर से सीखें। जैसे कि कोई व्यक्ति विकलांग है, कोई व्यक्ति गरीब है, जिसके पास जो धन से अपेक्षित हो, तो उनको चाहिए कि वो इसको भी किसी का सहारा बनना, इन चीजों को किसी को दे देना, ये भी कर्तव्य कहलाता है। बच्चों के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे वो बच्चे छोटे हो या बड़े हो, क्योंकि बचपन बड़े कितना भी हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो माता पिता की छांव में रहकर ही बच्चे बड़े होते हैं, उनकी सेवा में ही बच्चों का व्यक्तित्व तैयार होता है, उनकी छांव में रहकर। तो
मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बच्चों की तरफ उतना ही फोकस्ड है जितना कि टीचर्स के लिए कहा जाता है, क्योंकि माँ बाप बच्चों के पहले गुरु होते हैं, उनका पहला विश्वविद्यालय भी उनके पेरेंट्स होते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि सभी बच्चे आगे से आगे बढ़े, अपने जीवन को उन्नत करें, राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में अपना योगदान दे, एक नई दिशा और एक भारत की नई नींव रखें, राष्ट्र की नई नींव तैयार करें। और बात ये है तो वो डरे नहीं, असफलता कभी ना कभी किसी को मिलती भी है, नहीं भी मिलती, तो असफलता से ना डरे, क्योंकि असफल होना हार नहीं होता है। ये एक मैं बोलना चाहूंगी कि असफल होना कोई हार नहीं होता है, बल्कि असफल होने के बाद दोबारा प्रयास ना करना सबसे बड़ी हार होता है। तो इसलिए आप प्रयास करते रहें। नन्ही सी चींटी भी जब दीवार पे चलती है तो वो 10 बार गिरती है लेकिन वापस से फिर चढ़ना शुरू कर देती है। तो मैं यही सबको कहना चाहूंगी कि कोरोना विषम परिस्थिति थी, कोरोना जैसी महामारी हमारे बीच में आ गई तो उसका हमें थोड़ा लॉस हुआ, लेकिन फिर भी हम तो वही है, स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, प्रयास करना कभी नहीं छोड़ेंगे। जी और हमारा तो एक थॉट्स होना चाहिए कि जीवन की प्रत्येक कठिनाई को सहजता से स्वीकार कर लेना वाला व्यक्ति और जो आपके अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर अग्रसर रहने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ कर्मयोगी और सक्सेस साधक होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसा बनने का प्रयास करें, जीवन में आगे बढ़े, मैं यही बोलूंगी। चलिए श्रुति जी, फिर आपसे विदा लेते हुए मैं एक बार फिर आपसे कहूंगी कि आप अपनी 4 पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुनाएं, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगी। मैं आपने एजुकेशनल की बात करी, बच्चों की शिक्षा की बात करी, तो मैं ये 4 पंक्तियां सिर्फ बच्चों के लिए ही, सारी शिक्षा के लिए और सभी के लिए बोलना चाहूंगी, क्योंकि लक्ष्य सभी का होता है जीवन में, कोई ना कोई एम लेकर वो चलते हैं, उनका एक एम्बिशन जरूर होता है। तब मैं कहना चाहती हूँ कि जिसका लक्ष्य हो बस एक, वो पथ छोड़ नहीं सकता, जिसका लक्ष्य हो बस एक, वो पथ छोड़ नहीं सकता, नदी की धार को विपरीत दिशा में मोड़ नहीं सकता, जिसने ख्वाब देखे हो सदा से ही बुलंदी के, जिसने ख्वाब देखे हो सदा से ही बुलंदी के, वो जो मील का पत्थर वो कोई तोड़ नहीं सकता, वो जो मील का पत्थर उसे कोई तोड़ नहीं सकता। जी जी, चलिए श्रुति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के लिए कविता सुनाई और बच्चों को भी खास मैसेज दिया। इसी के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके न्यूज चैनल पे आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ और पूरे देशवासियों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। इसी के साथ ही शिक्षा से संबंधित सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहें एजुकेशन बीट्स के साथ। नमस्कार।